नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल लाइफ सक्सेस में। जैसे कि हम संविधान में एम लक्ष्मीकांत की सीरीज को पूरा कर रहे हैं, उसी में आज चैप्टर 4 करेंगे हम। चैप्टर 4 है संविधान की प्रस्तावना। जैसा कि आपने थंबनेल में देखा भी होगा, प्रेम्बल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक, तो आज के सेशन की शुरुआत करते हैं एक मोटिवेशनल कोट के साथ। आज का मोटिवेशनल कोट है, जो अपने कदमों की काबिलियत पर विश्वास रखते हैं वो ही अक्सर मंजिल पर पहुंचते हैं। अगर तुम्हें अपने ऊपर विश्वास है तभी आप मंजिल तक पहुंच सकते हो। अगर आप किसी और के बारे में सोचते हो कि उसके सहारे हम पहुंचेंगे, तब आप मंजिल तक नहीं पहुंच सकते, चाहे वह मैं यूट्यूबर हूं या आपका कोई और अन्य टीचर हो। किसी के सहारे मत रहो। सिर्फ हम एक जरिया हैं आपका रिवीजन कराने का, आपको फैक्ट समझाने का। ठीक, बाकी अन्यथा मेहनत आपको खुद ही करनी है। तो आज हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं? आज हम पढ़ने वाले हैं भारतीय संविधान की प्रस्तावना, और जो पुराने प्रश्न उत्तर आए हुए हैं उनके बारे में हम डिस्कस करेंगे। अगर आपको इसकी PDF चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल @लाइफ सक्सेस को सर्च कर सकते हैं, उससे जुड़ सकते हैं। तो चलिए आज के सेशन की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले देखते हैं हम प्रस्तावना क्या होती है। पहले हम प्रस्तावना को अपनी पढ़ लेते हैं। प्रस्तावना है हमारी हम भारत के लोग। अब यहाँ पर हम वर्ड यूज हुआ है, हम पूरे इंडिया के लिए यूज हुआ है, हम पूरे भारत के लोग। ठीक, हम पूरे भारत के लोग, हम सभी के लिए यूज हुआ है यहाँ पर। ठीक, भारत को एक स्वतंत्र, प्रभुत्व संपन्न, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष, लोकतांत्रिक गणराज्य बनाने के लिए और इसके समस्त नागरिकों को विचार, अभिव्यक्ति, धर्म, विश्वास व उपासना की स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा और अवसर की समानता प्राप्त कराने के लिए तथा व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता अखंडता सुनिश्चितता करने के वाला बंधुत्व बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्पित होकर अपनी इस संविधान सभा में आज दिनांक 26 नवंबर 1949 को एतद द्वारा संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्म अर्पित करते हैं। तो यह है हमारी संविधान की प्रस्तावना। ठीक, इसमें जो वर्ड हाईलाइट किए गए हैं वो वर्ड बहुत इम्पोर्टेंट हैं, उनको अच्छे से ध्यान रखना है आपको। ठीक, अब इसमें ये तिथि बहुत इम्पोर्टेंट है, 26 नवंबर 1949। लेकिन अगर हिंदी में आए, हमने हिंदी में भी यहाँ पर वर्णन किया है उसका, आप हिंदी में भी देख सकते हैं। मार्ग ऋषि शुल्क सप्तमी संवत 2006 विक्रमी। ठीक, हिंदी में भी आप याद रख सकते हैं। अब यहाँ पर हमारी प्रस्तावना में हम भारत के लोग भारत को संप्रभु, प्रभुत्व संपन्न, समाजवादी, धर्म पंथ निरपेक्ष, लोकतांत्रिक गणराज्य बनाने के लिए उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता। अब देखिए, ये क्वेश्चन हमसे कई बार पूछा जाता है कि कितने प्रकार की स्वतंत्रता हमारी प्रस्तावना में वर्णन किया गया है। तो कितने प्रकार की स्वतंत्रता है हमारी? विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना। ठीक, क्या क्या है? विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और
उपासना। और वहीं पर हमारे न्याय के बारे में भी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि कितने प्रकार के न्याय के बारे में वर्णन किया गया है। तो सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक, इनका हमें क्रम याद रखना है जैसे जैसे क्रम दिया हुआ है। ठीक। वो कितने प्रकार की समता, समता मतलब होता है समानता, ये हमारा एक मौलिक अधिकार है, उसी के बारे में वर्णन है। ठीक। तो समता हमारी प्रतिष्ठा और अवसर, प्रतिष्ठा और अवसर, आप जो भी कार्य करते हैं उसका क्या अवसर होगा और आपकी क्या प्रतिष्ठा है, उसके बारे में समानता प्राप्त करने के लिए वर्णन किया गया है। ठीक। अब ये प्रस्तावना क्या है, इसके बारे में जानते हैं हम। तो प्रस्तावना जो है हमारी पंडित नेहरू द्वारा एक प्रस्ताव पेश किया गया था, जिसे हम उद्देश्य प्रस्ताव के नाम से जानते हैं। ये उद्देश्य प्रस्ताव हमारा 26 दिसंबर 1946 को प्रस्तुत किया गया था। ठीक। जिसे हमारी संविधान सभा ने 22 जनवरी 1947 को स्वीकार किया था। उसी को संशोधित करके उसमें कुछ एडिटिंग करके हमारी प्रस्तावना तैयार की गई। अब सबसे पहले संविधान में, किस संविधान में प्रस्तावना सम्मिलित थी? तो सबसे पहले अमेरिका के संविधान में प्रस्तावना सम्मिलित थी और इसे हम एक तरह से परिचय पत्र अथवा भूमिका कह सकते हैं। जैसे कोई भी बुक अगर हम पढ़ना स्टार्ट करते हैं, उसके स्टार्टिंग में क्या क्या उसमें वर्णित है उसको संक्षिप्त में दिया होता है। वैसे ही हमारी भारतीय संविधान की प्रस्तावना या उद्देशिका में इसका परिचय पत्र अथवा भूमिका दिया हुआ है, परिचय पत्र अथवा भूमिका दिया हुआ है। उस परिचय पत्र से हमें पता लगता है कि इस संविधान के अंतर्गत क्या क्या है। और ये मैंने जैसे कि अभी बताया उद्देश्य प्रस्ताव पर आधारित है। उद्देश्य प्रस्ताव कब पेश हुआ था? तो हमने अभी आपको बताया 13 दिसंबर 1946 को। ठीक। लेकिन इसे संविधान सभा ने कब स्वीकार किया? 22 जनवरी 1947 को। ठीक। तो आगे देखते हैं। आगे इसके कुछ शब्द हैं, उनके बारे में हम जानते हैं। ठीक। चलिए देखते हैं। अब पहले हम प्रस्तावना के तत्व क्या क्या हैं वो देखते हैं। तो प्रस्तावना के 4 तत्व हैं। पहला तत्व है हमारा संविधान के अधिकार और स्रोत। ठीक। तो संविधान के अधिकार और स्रोत की अगर हम बात करें तो ये किस चीज के बारे में बात करती है? ठीक। तो ये संविधान भारत के लोगों और शक्ति को अधिग्रहित करने के बारे में बात करता है। पहला हमारा तत्व, संविधान में भारत के जो लोग हैं उनकी जो शक्तियां हैं उनको अधिग्रहित करता है। ठीक। दूसरा देखते हैं हम भारत की प्रकृति। अब भारत की प्रकृति हमने देखा हमारे संविधान की प्रस्तावना में संप्रभु, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष, लोकतांत्रिक और गणतांत्रिक राज्य व्यवस्था वाला देश हमारे प्रस्तावना में बताया है। वही हमारे भारत की प्रकृति है। ठीक। अब नेक्स्ट है संविधान के उद्देश्य। अब हमारे संविधान के उद्देश्य क्या क्या हैं? हमारे संविधान के उद्देश्य हैं हमें न्याय दिलाना, स्वतंत्रता दिलाना और समता व बंधुत्व। उद्देश्य समता मतलब समान और बंधुत्व मतलब भाईचारा जैसे उद्देश्यों का हमारा जो है उद्देश्य है। समान और सब में भाईचारा जो है, भाईचारा एक तरह से जोड़ना हमारे संविधान का उद्देश्य है। और चौथा तत्व दिया गया हमारे
भारतीय संविधान की लागू होने की तिथि। ठीक, चौथा है भारतीय संविधान के लागू होने की तिथि। अब ये संविधान के लागू होने की तिथि नहीं है, ये है हमारे प्रस्तावना के स्वीकारने की तिथि। ठीक, तो ये क्या है हमारी, जैसा कि प्रस्तावना में दिया हुआ है 26 नवंबर 1949, वही हमारी तिथि थी। ठीक, अब इसके कुछ मुख्य शब्द हैं, उनके बारे में जानते हैं। तो पहला शब्द है हमारा संप्रभुता। अब संप्रभुता शब्द की जब हम बात करें, संप्रभुता शब्द जो है हमारा, ये उस चीज को वर्णित करता है कि हम पूरी तरीके से संप्रभु हैं। क्यों? क्योंकि 1947 से पहले हम किसी एक ब्रिटिश राज्य के अधीन थे। उसी की इच्छा अनुसार हम आंतरिक और बाह्य फैसले कर सकते थे, लेकिन 1947 में हम पूर्णतः संप्रभु हो गए, क्योंकि हमारा खुद का नियम कानून था। संविधान हालांकि बना नहीं था, लेकिन हम 1935 के अधिनियम के तहत हम जो है अपने खुद के कानून नियमों से चल रहे थे। हमारा खुद का राष्ट्रपति था, हमारे खुद के मंत्री थे। लेकिन उससे पहले हम देखें तो उससे पहले हमारे जो है ब्रिटिश ही मंत्री थे। ठीक, उससे पहले कौन मंत्री था? ब्रिटिश मंत्री थे। ठीक, तो संप्रभु जो हम कब हुए? 1947 को, 15 अगस्त 1947 को। ठीक, तो ये संप्रभुता की बात करता है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं हम। नेक्स्ट शब्द क्या हमारा? नेक्स्ट शब्द है समाजवादी। समाजवादी किस चीज के बारे में वर्णित करता है? अब जब हमारी प्रस्तावना बनी उस समय हमारा समाजवादी शब्द नहीं था। ये कब जोड़ा गया? ये 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा जोड़ा गया। 1976 के द्वारा जोड़ा गया। अब समाजवादी तो हमारे यहाँ पहले से थी। समाजवादी किसे कहते हैं हम? समाजवादी वो होता है जिसमें अनेक पार्टियों का, अनेक राजनीतिक पार्टियों का वर्चस्व हो। ठीक, और हर तरह के मनुष्य वहां पर जो है अपनी संपत्ति, अपने धर्म, अपनी संपत्ति का जो है संक्षेपण कर सकते हो। ठीक, तो ये शब्द जो जोड़ा गया हमारा 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा जोड़ा गया। ठीक, और ये गांधीवादी समाज से एक तरह से संबंधित था, क्योंकि समाजवादी जो हमारा जो उद्देश्य था वो किसका था? गांधी जी का था। ठीक, उसके बाद नेक्स्ट शब्द देखते हैं हम। नेक्स्ट है धर्मनिरपेक्ष। अब ये धर्मनिरपेक्ष जो राज्य था, जिसे हम पंथ निरपेक्ष भी कहते हैं, पंथ निरपेक्ष या धर्मनिरपेक्ष, ये भी 1947 में 1976 में जोड़ा गया। 1976 में कौन सा? 42वें संविधान संशोधन द्वारा, 42वां संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया। ठीक, अब धर्म के बारे में तो हमारा देश जो है पहले से ही स्वतंत्र था। क्यों? अब धर्मनिरपेक्ष क्यों है? क्योंकि हमारे यहाँ पर अगर हम धर्म की दृष्टि से देखें तो 3 तरह के राज्य होते हैं। पहला राज्य होता है हमारा नास्तिक राज्य। नास्तिक राज्य। अब नास्तिक राज्य कौन सा होता है? जो किसी भी धर्म को नहीं मानता। उसके बाद हमारा दूसरा राज्य होता है, दूसरा कौन सा होता है? दूसरा होता है हमारा सैद्धांतिक राज्य। सैद्धांतिक राज्य। सैद्धांतिक राज्य कौन सा होता है हमारा? सैद्धांतिक राज्य वह राज्य होता है जिसका अपना कोई एक विशेष धर्म होता है, विशेष धर्म। ठीक, जैसे हम देख सकते हैं, जैसे हमारा बांग्लादेश, ठीक, बर्मा, श्रीलंका, पाकिस्तान, ये सभी हमारे राज्य जो हैं ये एक तरह से क्या है? सैद्धांतिक राज्य हैं। क्यों? क्योंकि ये किसी एक धर्म को विशेष महत्व देते हैं। जैसे हमारा नल्ला पाकिस्तान, वो मुस्लिम कम्युनिटी को महत्व देता है। ठीक, और बांग्लादेश को देख सकते हैं, बांग्लादेश हमारा पहले पाकिस्तान था। ठीक, उसमें भी किसे? मुस्लिमों को
ज़्यादा महत्व दिया जाता है। ठीक, उसके बाद तीसरा होता है हमारा धर्मनिरपेक्ष। धर्मनिरपेक्ष धर्मनिरपेक्ष कौन सा होता है? धर्मनिरपेक्ष वह राज्य होता है जहां पर किसी को किसी तरह की कोई मान्यता नहीं दी जाती, किसी भी धर्म को विशेष नहीं माना जाता। जैसे अमेरिका और भारत को हम चुन सकते हैं। अमेरिका में भी किसी एक धर्म को मान्यता नहीं दी गई है और ना ही भारत में। यहाँ पर सभी धर्मों को समान माना गया है। ठीक, चलिए चलते हैं नेक्स्ट शब्द की ओर। नेक्स्ट शब्द है हमारा लोकतांत्रिक। नेक्स्ट शब्द क्या है हमारा? लोकतांत्रिक। ठीक, तो लोकतांत्रिक शब्द जो है हमारा, ये किस चीज के बारे में वर्णन करता है कि हमारा राज्य जो है कैसा है? लोकतांत्रिक है। लोकतांत्रिक कैसे है? जैसे स्विट्जरलैंड में भी लोकतांत्रिक गणभावना है। ठीक, और हमारा अमेरिका है वो भी एक लोकतांत्रिक है। क्यों? क्योंकि वहां पर या हमारे इंडिया पर किसी एक विशेष धर्म या किसी एक समुदाय के लोगों को महत्व नहीं दिया गया है। सभी समुदायों और सभी को जो है मुख्य महत्व दिया गया है। ठीक, तो इस तरीके से हमारा जो लोकतांत्रिक है वो भी जो है एक मुख्य महत्व निभाता है। अब डॉक्टर अंबेडकर ने 25 नवंबर 1949 को, कब? 25 नवंबर 1949 को संविधान सभा में समापन भाषण जो है पर विशेष बल दिया था। और उस विशेष बल में क्या कहा था कि राजतांत्रिक लोकतंत्र गणराज्य है। क्यों? क्योंकि हमारे यहाँ पर किसी एक विशेष धर्म की या किसी एक बहुमत वाले किसी एक धर्म की जो है कोई सत्ता पार्टी नहीं है। वहां पर सभी धर्मों की पार्टियां निहित है। ठीक है, तो ये जो है हमारा क्या हो जाएगा? लोकतांत्रिक शब्द हो जाएगा। ठीक, चलिए देखते हैं नेक्स्ट शब्द की ओर। नेक्स्ट शब्द है हमारा गणतंत्र। अब गणतंत्र की बात करें, गणतंत्र जो है ये लोकतांत्रिक को जो है दो भागों में बांटता है। ठीक, एक हमारा राजशाही और दूसरा गणतंत्र। राजशाही क्या होता है? जहां पर राज्य का किसी एक राजा का जो है क्या होता है? राज्य होता है। गणतंत्र की बात करें तो वहां पर लोगों का राज्य होता है। ठीक, अब हमारे यहाँ के जैसे ब्रिटेन को देख सकते हैं। ब्रिटेन में कोई एक राजा होता है, जबकि अमेरिका को देखें, अमेरिका में एक राष्ट्रपति होता है। तो इन दोनों में जो है ब्रिटेन गणतंत्र नहीं है, वो राजतंत्र है, जबकि हमारा अमेरिका जो है वो गणतंत्र है। क्योंकि ये एक व्यक्तियों के द्वारा चुना जाता है, क्योंकि यहाँ पर ना कोई राजा होता ना कोई रानी होती। लेकिन उससे 1947 से पहले की बात अगर हम करें तो हमारा राज्य कैसा था? राजतंत्र था, क्योंकि वहां पर राजाओं की फिर वो सत्ता थी। ठीक, अब नेक्स्ट शब्द देखते हैं हम नेक्स्ट शब्द है हमारा न्याय। तो हमारा जो संविधान है वो कितने प्रकार की न्याय की बात करता है? तो सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक, 3 प्रकार के न्याय की हमारा संविधान जो है बात करता है। जिसके संरक्षण के लिए, संरक्षण कह सकते हैं हम, संरक्षण के लिए मौलिक अधिकार या सुरक्षा के लिए मौलिक अधिकार और नीति निर्देशक सिद्धांत जारी किए गए हैं। आपने देखा होगा मौलिक अधिकार और नीति निर्देशक सिद्धांत जो है हमने अपने व्यक्ति के न्याय के लिए या किसी एक सरकार के न्याय के लिए संरक्षित किए गए हैं। अब ये बात आती है न्याय शब्द कहाँ से लिया गया है। न्याय शब्द जो लिया गया है ये रूसी क्रांति से लिया गया है। अब इस न्याय शब्द की रूसी क्रांति में कब जो है प्रतिस्थापित या फिर प्रयोग किया गया था? तो ये 1917 में यूज किया गया था। ठीक, क्या? न्याय। ठीक, तो न्याय शब्द कहाँ से लिया गया? हमारा रूसी क्रांति से लिया गया है, 1917 की रूसी क्रांति से। कितने प्रकार के न्याय की बात करता है? 3 प्रकार की।
कौन कौन से? सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक। ठीक, हर व्यक्ति अपने आप में स्वतंत्र है और वो अपना न्याय खुद प्राप्त कर सकता है। ठीक, तो नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट शब्द है हमारा स्वतंत्रता। और स्वतंत्रता की बात करें तो स्वतंत्रता शब्द हमारा कहाँ से लिया गया है? स्वतंत्रता शब्द लिया गया है हमारा कहाँ से? फ्रांस की क्रांति से। फ्रांस की क्रांति, फ्रांस की क्रांति। अब ये फ्रांस की क्रांति में कब शब्द यूज किया गया था? तो ये 1789 1789 या 99 में यूज किया गया था। और कितने प्रकार की स्वतंत्रता की बात करता है? तो ये हमारा बात करता है 3 प्रकार की स्वतंत्रता की बात। कौन कौन से? स्वतंत्रता, समता और बंधुता। ठीक, स्वतंत्रता, समता और बंधुता। प्रत्येक व्यक्ति अब यहाँ पर स्वतंत्र है। ठीक, वो किसी भी धर्म को मान सकता है, कहीं पर भी विश्वास कर सकता है, कहीं भी उसकी अभिव्यक्ति हो सकती है। और इसी के संदर्भ में हमारा मौलिक अधिकार दिया हुआ है। आपको पता होगा कौन सा मौलिक अधिकार है? धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार या समता का अधिकार। ठीक, नेक्स्ट शब्द देखते हैं हम। नेक्स्ट शब्द हमारा समता। अगर हम समता शब्द की बात करें तो समता शब्द हमारा 3 प्रकार की स्वतंत्र समता समानता पर निर्भर देता है। एक नागरिकता, दूसरा राजनीतिक और तीसरा आर्थिक। प्रत्येक व्यक्ति अपने आप में समान नागरिक है। क्यों? क्योंकि हमारे यहाँ पर एकल नागरिकता की बात की गई है। ठीक, दूसरा राजनीतिक, कोई भी व्यक्ति किसी भी पार्टी से या फिर निर्दलीय दल से खड़ा हो सकता है। ठीक, तीसरा है आर्थिक, कोई भी व्यक्ति कितनी भी संपत्ति रख सकता है। ठीक, उसके बारे में कोई प्रावधान नहीं है। अब ये समता जो शब्द है, ये समता ही हमारा जो है समानता मौलिक अधिकार है। उस मौलिक अधिकार में हमारे विधि के समक्ष समता अनुच्छेद 14 में दी गई है। धर्म, जाति, लिंग या जन्म स्थान के आधार पर मूलवंश निषेध अनुच्छेद 15 में दिया गया है। लोक नियोजन के विषय के अवसर की समानता अनुच्छेद 16 में दी गई है। अस्पृश्यता का अंत अनुच्छेद 17 में दिया गया है। उपाधियों का अंत अनुच्छेद 18 में दिया गया है। ठीक, लेकिन अगर हम लोकसभा और विधानसभा के लिए वयस्क मतदान का प्रावधान देखें, वो कितना है? 18 वर्ष। 18 वर्ष। और ये कौन से संविधान संशोधन से हुआ था? ये मैंने पिछले एपिसोड में आपको बताया था, पिछली क्लास में आपको बताया था। अब ये किस अनुच्छेद से रिलेटेड है? तो ये 326 अनुच्छेद से रिलेटेड है। ठीक, कौन से? 326 अनुच्छेद से। और सेम यही चीज हमारे नीति निर्देशक तत्वों में की गई है। नीति निर्देशक तत्वों की अगर हम बात करें तो ये नीति निर्देशक तत्वों में अनुच्छेद 39 में दी गई है कि महिलाएं हो, व्यक्ति हो या कोई बच्चा हो, सबके लिए समान समानता है। ठीक, चलते हैं नेक्स्ट वर्ड की ओर। नेक्स्ट वर्ड है हमारा बंधुत्व। बंधुत्व का मतलब होता है भाईचारा। अब ये भाईचारे वाली भावना जो है हमारे मौलिक कर्तव्य के 51 क में साफ दी गई है। क्यों? क्योंकि हमारे यहाँ पर एक ही प्रकार की नागरिकता है, किसी दोहरी नागरिकता नहीं है। यहाँ पर सभी एक दूसरे से भाईचारा भाव बनाकर रहेंगे। ठीक, अब इस शब्द की अगर हम बात करें, भाईचारे में एक शब्द आता है हमारा अखंडता। कितने प्रकार? ठीक, जैसे हमने यहाँ पर देखा राष्ट्र की प्रस्तावना में राष्ट्र की अखंडता और राष्ट्र की एकता और अखंडता सुनिश्चित करने के लिए बंधुता। ठीक, तो हम अखंडता की अगर बात करें तो अखंडता शब्द भी हमारा ठीक कौन से संविधान संशोधन 42वें संविधान संशोधन 1976 द्वारा
जोड़ा गया। कब? 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा जोड़ा गया। अब यहाँ पर हमारे 3 शब्द जोड़े गए हैं अभी तक, उनको आप याद रखना। कौन कौन सा शब्द जोड़ा गया है? पहला शब्द जोड़ा गया हमारा समाजवादी, दूसरा जोड़ा गया हमारा धर्मनिरपेक्ष और तीसरा जोड़ा गया हमारा बंधुता। क्यों? क्योंकि हमारे संविधान की प्रस्तावना में सिर्फ एक बार ही संशोधन हुआ है और उस संविधान संशोधन में हमारे ये 3 वर्ड जोड़े गए थे। ठीक, इनको अच्छे से याद रखना। चलते हैं नेक्स्ट आगे हमारी प्रस्तावना का महत्व। अगर हम अपनी प्रस्तावना के महत्व के बारे में बात करें तो हमारी प्रस्तावना का महत्व आधारभूत दर्शन है। आधारभूत दर्शन क्यों है? क्योंकि ये राजनीतिक, धार्मिक, नैतिक, मौलिक उद्देश्यों में उल्लेख जो है इसका वर्णित किया गया है हमारी प्रस्तावना में। संविधान को देखने की हमें आवश्यकता भी नहीं है, पहले ही हमें बता दिया गया है कि राजनीतिक दर्शन, धार्मिक दर्शन और कौन सा नैतिक या मौलिक दर्शन जो है हमारा प्रस्तावना में ही बता दिया गया है कि सभी एक समान है, सभी को एक भाईचारे की भावना में रहना है। ठीक, तो ये प्रस्तावना के महत्व में बहुत हमारी प्रस्तावना से जो है प्रसारित होके बहुत सारे मनुष्यों ने, बहुत सारे विचारकों ने अलग अलग बात कही है। जैसे संविधान सभा के अध्यक्ष की बात करें हम, कृष्णा स्वामी अय्यर थे। कौन थे? कृष्णा स्वामी अय्यर। उन्होंने प्रस्तावना हमारे दीर्घकालीन सपनों का विचार बता दिया कि हमारे जो आगे के विचार थे वह हमारी प्रस्तावना है, उसको ये कहा है। ठीक, और दूसरा हम बात करें, प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे कौन? के.एम. मुंशी। के.एम. मुंशी ने लोकतांत्रिक प्रस्तावना को लोकतांत्रिक गणराज्य का भविष्य फल बताया है। क्या बताया था? भविष्य फल। ठीक, क्या बताया है? भविष्य फल। नेक्स्ट देखते हैं, पंडित ठाकुर भार्गव ने प्रस्तावना को संविधान की क्या कहा है? आत्मा कहा है। पंडित ठाकुर भार्गव ने प्रस्तावना को संविधान की क्या कहा है? आत्मा कहा है। अब सबसे पहले विचार की हम बात करें तो सबसे पहले जो है A.N. पालकीवाला ने संविधान की प्रस्तावना को क्या कहा था? परिचय पत्र कहा था। क्या कहा था? परिचय पत्र। परिचय पत्र, इस चीज को आप याद रखना कि संविधान की प्रस्तावना को परिचय पत्र किसने कहा है? तो ये कहा था A.N. पालकीवाला। ये चीज मैंने नोट्स में नोट नहीं की है, इसको आप नोट डाउन कर लेना। A.N. पालकीवाला ने संविधान की प्रस्तावना को क्या कहा है? परिचय पत्र कहा है। ठीक, उसके बाद एक अंग्रेज हमारे यहाँ सर ऑर्नेस्ट बार्कर थे। कौन थे? अंग्रेजी राजनीति शास्त्र थे। इन्होंने संविधान की प्रस्तावना से ये इतना प्रभावित हुए कि इन्होंने प्रस्तावना लिखने वालों को क्या कहा? बुद्धिजीवी कहा। क्या कहा? बुद्धिजीवी कहकर सम्मान दिया। और प्रस्तावना को क्या कहा? संविधान की कुंजी, संविधान की कुंजी नोट कहा। ठीक, तो और ये इतने ज़्यादा प्रभावित हुए कि इन्होंने 1951 में एक प्रिंसिपल ऑफ सोशल एंड पॉलिटिकल थ्योरी नामक पुस्तक लिखी। उसमें भी संविधान की प्रस्तावना का वर्णन कर दिया। ठीक, उसके बाद हमारे एक राष्ट्रपति भी हैं और पूर्व न्यायाधीश भी हैं, एम हिदायत उल्ला। ठीक, उन्होंने प्रस्तावना को क्या कहा? अमेरिका की स्वतंत्रता का घोषणा पत्र कहा, घोषणा पत्र के समान। और उसके बाद उन्होंने कहा कि उस घोषणा पत्र से भी अत्यंत महत्वपूर्ण है, उससे भी ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो ये किसने कहा? कई बार ये पूछा भी गया है, ये दोनों पॉइंट बहुत ज़्यादा पूछे गए हैं कि किसने अपनी पुस्तक में, किस पुस्तक में संविधान की प्रस्तावना का उल्लेख किया गया है? तो किसमें किया गया है? प्रिंसिपल ऑफ सोशल एंड
पॉलिटिकल थ्योरी 1951 में। ठीक, और किसने संविधान की प्रस्तावना को अमेरिका के घोषणा पत्र से अत्यंत महत्वपूर्ण या उससे ज़्यादा बताया है? तो वो कौन है? हमारे एम हिदायतुल्लाह न्यायाधीश है, पूर्व न्यायाधीश है हमारे। ठीक, चलते हैं नेक्स्ट। संविधान के एक भाग में के रूप में प्रस्तावना। तो संविधान के एक भाग के रूप में अगर हम प्रस्तावना को देखें तो हमारी प्रस्तावना पर बहुत सारे विवाद रहे। सबसे पहला हमारा विवाद था बेरुवाड़ी संघ का मामला। कब हुआ था ये? 1960 में। अब 1960 में जब ये मामला हमारा उच्चतम न्यायालय में गया तो उच्चतम न्यायालय ने इसे क्या कह दिया कि ये एक संविधान का भाग नहीं है, संविधान निर्माताओं के मानसिक कुंजी है, कि संविधान निर्माताओं के दिमाग की एक कुंजी है, ये प्रस्तावना का भाग नहीं है। ठीक, कि इसमें बदलाव भी किया जा सकता है, सब कुछ किया जा सकता है। लेकिन ठीक उसके बाद 1973 में केशवानंद भारती मामला आता है। केशवानंद भारती मामला आता है कब? 1973 में। और वहाँ पर हमारे उच्चतम न्यायालय ने प्रस्तावना को संविधान का भाग बताया और यहाँ पर उसमें बदलाव करना भी बंद कर दिया कि यहाँ पर बदलाव, उसके संवैधानिक ढांचे में बदलाव नहीं किया जा सकता। ठीक, उसके बाद तीसरा मामला होता है हमारा LIC ऑफ इंडिया मामला। LIC ऑफ इंडिया मामला। ठीक, अब ये कब आता है? ये 1995 में आता है। अब यहाँ पर हमारा जो उच्चतम न्यायालय है, सुप्रीम कोर्ट जो है, ठीक, वो क्या कहता है कि प्रस्तावना संविधान का आंतरिक हिस्सा है। यहाँ पर क्या कहता है? प्रस्तावना संविधान का आंतरिक हिस्सा है। अब प्रस्तावना न तो विधायिका की शक्ति का स्रोत है और न ही उसकी शक्तियों पर प्रतिबंध करने वाला पत्र है। ठीक, उसके बाद दूसरा कथन देता है वो, यह गैर न्यायिक है, अर्थात इसकी व्यवस्था को न्यायालय में चुनौतियां नहीं दी जा सकती। अब यहाँ पर उनने साफ क्लियर कर दिया कि प्रस्तावना को लेकर ये एक गैर न्यायिक है, यहाँ पर आप न्यायालय में चुनौतियां नहीं दे सकते। ठीक, उसके बाद नेक्स्ट आता हमारा प्रस्तावना में संविधान संशोधन की संभावना। अब प्रस्तावना में संविधान संशोधन की संभावना जहां देखें हम, ठीक, संविधान संशोधन की संभावना जहां देखें हम, तो 1973 से पहले 1973 केशवानंद भारती मामला जो था, उससे पहले बेरुवाड़ी केस आया था, बहुत सारे केस आए, वहाँ पर जो हमारा कोई किसी तरह का प्रस्ताव नहीं था। लेकिन 1973 में उच्चतम न्यायालय ने, सुप्रीम कोर्ट ने साफ कह दिया कि जो आर्टिकल 368 के अंतर्गत आएगा उसमें किसी तरह का कोई बदलाव नहीं किया जा सकता, या आर्टिकल 33 के अंतर्गत आएगा उसमें कोई बदलाव नहीं किया जा सकता। ठीक, अन्य केवल इसका संवैधानिक ढांचा बदले हुए इसमें कुछ प्रस्ताव या संविधान संशोधन किया जा सकता है। अब बात करें अब तक संविधान की प्रस्तावना में या उद्देशिका में कितनी बार संशोधन हो चुका है, तो वो एक बार हो चुका है। ठीक है, चलते हैं आगे, देखते हैं आगे जो परीक्षाओं में क्वेश्चन पूछे हुए हैं वो दिए गए हैं। उन परीक्षाओं के क्वेश्चनों को हम देखते हैं। परीक्षाओं में क्वेश्चन पहला पूछा गया हमारा, संविधान की कुंजी किसे कहा जाता है? तो यहाँ पर हम आसानी से आंसर लगा सकते हैं, जैसा कि हमने पढ़ा, संविधान की कुंजी किसे कहा है? प्रस्तावना को। किसने कहा था? सर अर्नेस्ट परकर ने किया था। कौन थे ये? अंग्रेज राजनीतिक विचारक थे। ठीक, अब दूसरा क्वेश्चन देखें, भारत में जनप्रिय संप्रभुता है क्योंकि भारत के संविधान की प्रस्तावना शुरू होती है। अब भारत के संविधान की प्रस्तावना हम देखें तो ये शुरू होती है हम भारत के लोगों से। आंसर हो जाएगा
सी। ठीक, ये सभी क्वेश्चन आए हुए हैं, अच्छे से आप देख लेना। नेक्स्ट है, संविधान के अंतर्गत भारतीय लोकतंत्र के आदर्शों को हम कहाँ देख सकते हैं? अगर हम लोकतंत्र के आदर्शों के देखने की बात करें तो हम कहाँ देख सकते हैं? प्रस्तावना में। आंसर हो जाएगा बी। भारत की संप्रभुता निहित किस में निहित है? अब भारत के संप्रभुता की बात करें तो भारत की संप्रभुता किसके लिए निहित है या किस में निहित है? तो भारत की जनता में निहित है। आंसर हो जाएगा डी। नेक्स्ट है हमारा, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में देश का कौन सा नाम उल्लेखित है? अब अपने देश की नाम की बात करें तो दो तरह के नाम हमारे जो है उल्लेखित हैं, एक है भारत और दूसरा है इंडिया। आंसर हो जाएगा सी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, संविधान के उद्देशिका या प्रस्तावना का संशोधन कितनी बार किया गया है? तो कितनी बार संशोधन किया गया है? मैंने अभी बताया था, एक बार। आंसर हो जाएगा सी। ठीक, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में परिवर्तन या संशोधन किस अधिनियम के द्वारा किया गया? तो ये संशोधन या अधिनियम किस अधिनियम के द्वारा किया गया था? तो ये 42वां संविधान संशोधन 1976 के द्वारा किया गया था, इसलिए आंसर हो जाएगा हमारा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के संविधान की प्रस्तावना में समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष, एकता और अखंडता शब्दों को किस संविधान संशोधन से जोड़ा गया? तो कौन से संविधान संशोधन से जोड़ा गया था? 42वें, इसलिए आंसर हो जाएगा हमारा बी। नेक्स्ट देखते हैं, भारतीय संविधान के किस भाग में स्पष्ट रूप से घोषणा की गई है कि भारत एक धर्मनिरपेक्ष राज्य है? किस में की गई है? ठीक, तो भारत की प्रस्तावना में। ऑप्शन है हमारा सी, क्योंकि और कहीं भी धर्मनिरपेक्ष राज्य वाली बात नहीं की गई, ना ही धर्मनिरपेक्ष शब्द का प्रयोग किया गया है, भारत की संविधान की प्रस्तावना में किया गया है। ठीक, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भारत एक धर्मनिरपेक्ष राज्य है, इसका मतलब यह है कि भारत भारतीय राज्य अब कैसे है? धर्मनिरपेक्ष राज्य। ठीक, पहला है हमारा धर्म विरोधी, तो धर्म विरोधी तो हो ही नहीं सकता। ठीक, बहुसंख्यक समुदाय के धर्म का समर्थन करने वाला। तीसरा हमारा अल्पसंख्यक समुदाय को धर्म का समर्थन करने वाला, तीसरा भी गलत है, किसी निश्चित धर्म को समर्थन नहीं करता। ठीक, तो हमारा दो तो देखो गलत हो गए, एक ए, कौन कौन से गलत हो गए हमारे? एक तो हमारा ए गलत हो गया, दूसरा हमारा सी गलत हो गया। ठीक, अब बहुसंख्यक किसी भी समुदाय को समर्थन नहीं करता हमारा, इसलिए तीसरा भी गलत हो गया। आंसर हो जाएगा हमारा चौथा, किसी निश्चित धर्म को समर्थन नहीं करता। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भारत एक गणतंत्र है, इसका अर्थ है? गणतंत्र की बात की गई है यहाँ, तो पहला देखते हैं, सभी मामलों में अंतिम अधिकार जनता के पास है। गणतांत्रिक किसे कहेंगे? जिसमें सभी अधिकार किसके पास होंगे? जनता के पास होंगे, इसलिए आंसर हमारा हो जाएगा ए। बाकी को देखने की हमें आवश्यकता है ही नहीं। ठीक, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट देखो, हमारा शब्दों का सेम बात मैंने कही थी, प्रस्तावना का प्रावधान जो कि सभी वयस्क नागरिकों को मतदान का अधिकार प्रदान करता है वह कहलाता है मतदान का। अब देखो यहाँ पर मतदान की अगर हम बात करें तो वहाँ पर कौन व्यक्ति होंगे? प्रजातंत्र नहीं होगा, पंथनिरपेक्ष भी नहीं होगा, ठीक, समाजवाद होगा या फिर गणतंत्रात्मक होगा। तो वहाँ पर कौन है ये हमें बताना है, तो जल्दी जल्दी आप बताइए कौन होगा? वहाँ पर होगा हमारा कौन? समाजवाद, या फिर समाजवाद भी नहीं होगा क्योंकि वो एक निश्चित समाज के लिए डालेंगे, तो यहाँ पर होगा हमारा गणतंत्र। ठीक, नेक्स्ट
नेक्स्ट है हमारा संविधान के संविधान की प्रस्तावना में कितने प्रकार के न्याय, स्वतंत्रता, समानता एवं भ्रातृत्वता या कह सकते हैं हम धर्मनिरपेक्षता या बंधुता का सही क्रम में उल्लेख किया गया है। और अब अगर हम प्रस्तावना में बात करें तो सबसे पहले क्या दिया हुआ हमारा न्याय, सबसे पहले क्या दिया हुआ हमारा न्याय, उसके बाद क्या दिया हुआ हमारा, उसके बाद क्या दिया हुआ हमारा स्वतंत्रता, उसके बाद क्या दिया हुआ हमारा समानता दिया हुआ है या अखंडता दिया हुआ है। आप सभी को अच्छी तरीके से याद होगी प्रस्तावना, ठीक। तो सबसे पहले हमारा क्या है न्याय है, उसके बाद स्वतंत्रता है, उसके बाद समानता है, उसके बाद बंधुता है, ठीक। तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा हमारा, पहले देखते हैं न्याय 1 3, न्याय के बाद क्या दिया हुआ हमारा प्रस्तावना, आपने अच्छी तरीके से पढ़ी होगी तो उसके अकॉर्डिंग आप आंसर देख सकते हैं, ठीक। पहला हमारा न्याय, फिर स्वतंत्रता, फिर समता, फिर क्या हमारा बंधुता है। तो पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा इस तरीके से होना चाहिए, लेकिन यहाँ पर ये किसी में भी नहीं दिया हुआ है, ठीक। तो दूसरा नेक्स्ट क्रम देख लेते हैं हम, ठीक। नेक्स्ट क्रम है हमारा, क्या क्रम दिया हुआ हमारा, यहाँ पर ये सभी ऑप्शन गलत दिए हुए हैं, तो यहाँ पर ये आंसर ही गलत हो जाएगा, इसमें से कोई सा नहीं होगा। नेक्स्ट देख लेते हैं, नेक्स्ट हमारा प्रस्तावना में किस प्रकार के न्याय की बात की गई है। तो कितने प्रकार के न्याय की बात की गई है, तो 3 प्रकार के, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक, इसलिए आंसर हो जाएगा यहाँ पर ए, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किस बात के सर्वोच्च न्यायालय में संविधान के मूल ढांचे का सिद्धांत प्रतिपादित किया। अब कौन सा बात था ऐसा, ठीक, जिसने संविधान के मूल ढांचे का प्रतिपादन किया, ठीक, वो कौन सा था, गोलकनाथ मामला था, नहीं, वो था हमारा केशवानंद भारती वाद मामला, आंसर हो जाएगा सी, ठीक। यहीं तक थे हमारे क्वेश्चन दोस्तों। थैंक्स फॉर वाचिंग वीडियो। जुड़े रहें हमारे साथ चैनल लाइफ सक्सेस के साथ, किसके साथ, लाइफ सक्सेस के साथ। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन दबाना ना भूलें। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर इसकी PDF आप प्राप्त करना चाहते हैं तो हमारे टेलीग्राम लिंक @लाइफ सक्सेस को सर्च कर सकते हैं, या फिर हमारे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, वहाँ से आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं। और आप हमारे इंस्टाग्राम पेज के साथ भी जुड़ सकते हैं, ठीक, जिसका लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। तो मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। चैप्टर 4 हमारा यहाँ पर कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट जो भी चैप्टर होगा हम देखेंगे, ठीक। तो जुड़े रहे हमारे साथ लाइफ सक्सेस के साथ। मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद, नमस्कार।